कि इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता छात्रों की ताकत, युवाओं के आक्रोश और जेनजी के उठते सवालों को लेकर वो घबराई हुई हो। परिस्थिति छात्रों के जरिए देश को देखने की है। सब कुछ फेल हो चुका है, सब कुछ फेल हो चुका है। सूखा खाएंगे, सूखा खाएंगे। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ा सवाल था, क्या भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति आएगी और लोग इसका विरोध करें। इसीलिए भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे ही इस आंदोलन के रूप को देखता है तो उसके मुख से एक ही बात निकलती है कि यह नेपाल की तर्ज पर जेनजी है, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। नेपाल की जनसंख्या भारत के सामने कोई मायने रखती नहीं है। उत्तराखंड के भीतर आक्रोश इस बात को है, भर्ती हो नहीं रही, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार अपने आप में मगन है, तो क्यों नहीं सरकार को पलट दो। ये जेनजी की आवाज है। लेकिन क्या दूसरी तरफ भारत में सामाजिक संघर्ष की परिस्थितियां पनपने लगी है। इस देश के भीतर सैकड़ों मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आश्रय भारत के अतीत की राजनीति को अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो हर मुद्दा इस देश की राजनीतिक सत्ता को डिगाने के लिए काफी होगा। लेकिन राजनीतिक सत्ता की ताकत क्या वाकई इस वक्त कुछ ऐसी हो चली है जहां पर इस देश का संविधान भी एक मुद्दा बन गया, लोकतंत्र भी एक मुद्दे में तब्दील हो गया, भारत की न्यायपालिका मुद्दे में तब्दील हो गई, भारत का मीडिया भी एक मुद्दे में तब्दील हो गया कि राजनीतिक तौर पर पहली बार इस देश के छात्र जहां भी खड़े होते हैं उसके पीछे उसका अक्स राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में भारत के पड़ोसी देशों में वो युवा हो, वो छात्र हो, वो जेनजी ही क्यों ना हो। और ताजा हालात में नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन के पीछे जेनजी जिस तरीके से उभर कर आया उसने एक नई परिस्थिति भारत के सामने भी राजनीतिक तौर पर क्या पैदा कर दी है। क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले भारत में कब रही, कैसे रही, किस रूप में रही, किस तरीके से राजनीतिक सत्ता का तख्ता पलट किया, सब कुछ इस देश के भीतर ही मौजूद है। चूंकि तुरंत नेपाल में जो परिवर्तन हुआ उसके पीछे बड़ी हिंसक घटनाएं हुई और भारत हिंसा को कतई बर्दाश्त करता नहीं है, आंदोलन को लेकर भी और विरोध करते हुए भी। वो इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता छात्रों की ताकत, युवाओं के आक्रोश और जेनजी के उठते सवालों को लेकर वो घबराई हुई हो। घबराहट तो है क्योंकि इस घबराहट के पीछे मौजूदा वक्त के वो मुद्दे हैं जिसको पाठ पाना तो दूर, उस पर सरकार कुछ भी बोलने से घबराती और कतराती है। बेरोजगारी क्यों है, पेपर लीक क्यों हो जाते हैं, इस देश में रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ठप सा है, इस देश के भीतर कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ भी इस देश में प्रोडक्शन की दिशा में काम क्यों नहीं कर पाता है, कॉरपोरेट के आश्रय भारत की आर्थिक नीति कैसे तय हो जाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पैसे वालों के लिए बनाई गई। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी भी कॉरपोरेट को ध्यान में रखकर बनाई गई। यानी पूंजी जिस लिहाज से चल रही है उस लिहाज से भारत का समाज लगातार पिछड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जो सवाल उठते हैं और जो मुद्दे सामने आते हैं उसके पीछे हमेशा राजनीति रहती है। राजनीति के आश्रय एक पूंजी का तंत्र रहता है, एक माफिया रहता है। वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे इस दौर में रोजगार एक भी निकले उसके लिए जो भर्ती का पूरा मेथड हो, यहां तक कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन होगा, वीसी कौन होगा, सब कुछ एक बिजनेस में तब्दील हो गया। तो छात्रों के भीतर का आक्रोश तो होगा ही। और यह आक्रोश धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों की सत्ता को अपने अनुकूल करने की दिशा में जब कदम बढ़ाएगा तो छात्र करें क्या। यह सवाल सबसे शांति प्रिय जगह लेह में कल उठा। राज्य की मांग संविधान की अनुसूची 6 के तहत और उसके साथ जो परिस्थितियां उठकर नजारे के तौर पर आई उसमें वहां पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने झटके में जिक्र किया, ये लोगों के बीच जेनजी है। जेनजी के सामने सवाल अपनी जिंदगी को जीने को लेकर है, भविष्य को लेकर चिंता है। और इस चिंता के बीच कम उम्र के बच्चे भी जो सड़कों पर कह रहे हैं और जिस तर्ज पर कह रहे हैं उसमें सवाल सिर्फ ले का नहीं है, सवाल तो उत्तराखंड का भी है। वहां पर छोटे छोटे बच्चियां जिन सवालों को उठा रही है जवाब बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दे पाएंगे। तस्वीर उसकी भी देख लीजिए, ये देहरादून की तस्वीरें हैं।
गुस्सा, आक्रोश, नारे, सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन इस देश की राजनीति से वह मिल चुकी है। जो छात्र आवाज लगा रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़, ध्यान दीजिए तो भारत में मौजूदा वक्त में विपक्ष यही नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यानी परिस्थितियां पहली बार सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक मुद्दे दोनों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर रही है। और इसके समानांतर अगर भारत के भीतर हाशिए पर पड़ा तबका और कॉरपोरेट की पूंजी और बढ़ता हुआ नेटवर्क, अगर उसको इस अर्थ में समझें कि संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों को ही अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता दिला पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो शायद इसीलिए, चाहे वो कास्ट सेंसस का मामला हो, पिछड़ों को रोजगार देने का जिक्र हो, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष के जरिए यह बताने की कोशिश लगातार हो रही है कि इस देश का 90% हिस्सा हाशिए पर है। टेक्निकली इस देश को चलाने वाला जो तबका है वो सत्ताधारी तबका है। उस सत्ताधारी तबके के भीतर हो सकता है दूसरी जातियों के भी कई लोग हों जो पिछड़े भी होते होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है उनकी तादाद, जबकि समाज में ज्यादा है। ध्यान दीजिए, बीते 3 वर्षों से संविधान को लेकर यही सवाल तो उठता रहा, और उन सवालों को उठाते वक्त कभी आपने छात्र, युवा या जनजी का जिक्र नहीं सुना होगा। लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ा सवाल था, क्या भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति आएगी और लोग इसका विरोध करें। इसीलिए भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे ही इस आंदोलन के रूप को देखता है तो उसके मुख से एक ही बात निकलती है कि यह नेपाल की तर्ज पर जनजी है, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। नेपाल की जनसंख्या भारत के सामने कोई मायने रखती नहीं है। उधर राज्य ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन राज्य दर राज्य भारत इतना व्यापक और बड़ा देश है कि यहां की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर आंदोलन की शक्ल में राजनीति तब तक तब्दील नहीं हो सकती है जब तक अगुवाई करने वाले शख्स के जहन में भारत को लेकर कोई एक बड़ा विजन ना हो। क्या एक स्टेट्समैन की खोज यह देश लगातार कर रहा है, या फिर यह एक छिटपुट प्रयोग है राजनीतिक जो संविधान को खतरे में बताते हुए इस देश के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े तबके को उभारता तो है, लेकिन राजनीति भी उसी से साधता है। जो अपने तौर पर भारत के संकट की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं उनके साथ खड़ा तो होता है, लेकिन फिर मुश्किल हालात में ढह जाता है। इस देश के किसान एक लंबा आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं याद कीजिए 26 जनवरी को किस दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ। क्या वही स्थिति इस वक्त भारत के जनजी के साथ खड़ी हो चली है? और यह घबराहट मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ है, जहां वो बतलाता है आंदोलन हिंसक है, आप साथ नहीं देंगे और कोई भी देश में साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आंदोलन मुद्दों के साथ खड़ा हो गया, टिक गया और बिना हिंसा के या हिंसा जो कर रहे हैं उनकी भी तस्वीरों को इस रूप में सामने ले आए कि दरअसल ये हैं कौन लोग, क्या ऐसी राजनीति और ऐसे आंदोलन को लेकर मौजूदा वक्त की सत्ता सचेत नहीं है? क्योंकि सवाल तो सत्ता के निर्णयों से उपजे वाले असंतोष को लेकर ही कहीं व्यापक हो चला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ यह भारत की परिस्थितियों में एक संकट काल है, या आंदोलन की शक्ल में एक बुलबुला है, या फिर धीरे धीरे परिस्थितियां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मिश्रण के साथ पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उसका ट्रिगर कहां पर होगा कोई नहीं जानता है। ये तमाम चीजें इस देश की आंखों के सामने फिलहाल रेंग तो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।